दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों ये प्रश्न यूपी पीएससी द्वारा आयोजित किए जाने वाले अन्य परीक्षाओं जैसे आरओ एआरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और एलटी ग्रेड आदि परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों में से किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश द्वारा। तो सही उत्तर है दोस्तों, अपना वन अपना धन योजना हिमाचल प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत लोगों को अपनी भूमि पर मनपसंद वृक्ष लगाने के लिए बिना किसी मूल्य के वन विभाग वृक्ष सैंपल उपलब्ध कराता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? देखिए, जल प्रदूषण के, ध्वनि प्रदूषण के, वनों की कटाई के या सांस्कृतिक प्रदूषण के। तो सही उत्तर है चिपको आंदोलन वन कटाई के विरुद्ध था और ये वनों की कटाई रोकने के लिए प्रारंभ किया गया आंदोलन था। इस आंदोलन की शुरुआत 1973 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश और वर्तमान उत्तराखंड के चमोली जिला के गोपेश्वर नामक स्थान से हुई थी। और आप जान लीजिए, चिपको आंदोलन के प्रमुख नेताओं में सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, सुदेश देवी, चंडी प्रसाद भट्ट आदि इस आंदोलन के प्रमुख कार्यकर्ता और नेतृत्वकर्ता रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के विशिष्ट अतिथि रहे हैं? आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है अब्दुल फतेह अल सीसी, थाकसिन सिनावात्रा, एंजेला मर्केल या शेख हसीना वाजेद। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए अब्दुल फतेह अल सीसी। दोस्तों गणतंत्र दिवस भारत का राष्ट्रीय पर्व है जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। वर्ष 2023 में हमारा 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है और 74वें गणतंत्र दिवस में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी मुख्य अतिथि रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? तो सही उत्तर काजीरंगा गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? आप जानते हैं ये भारत के असम राज्य में स्थित है। यहाँ पर एक सींग वाले गैंडे संरक्षित हैं और एक सींग वाले गैंडे केवल भारत में पाए जाते हैं। 1987 में प्रारंभ गैंडा परियोजना के अंतर्गत असम के मानस अभ्यारण्य और काजीरंगा उद्यान और पश्चिम बंगाल के जल्दापारा अभ्यारण्य गैंडों की मुख्य शरण स्थली हैं। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है, सिम का पूरा स्वरूप क्या है? सिम तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल यानी सिम का पूर्ण रूप है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल और ये सेल फोन में प्रयोग किया जाता है जिससे बात करना, संदेश भेजना और चित्र भेजना आसान होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में आबादी का घनत्व सबसे कम है? दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, अंडमान निकोबार या फिर पुडुचेरी। तो जनगणना 2011 के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जनघनत्व सबसे कम है और ये कितना है? तो आप जान लीजिए 2011 की जनगणना के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जनघनत्व मात्र 46 है और दिल्ली का जनघनत्व सर्वाधिक 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं? तो उत्तर है स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसाओं के आधार पर। दोस्तों भारतीय संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4 के बाद एक नया भाग 4 क जोड़ा गया और इसमें अनुच्छेद 51 का जोड़कर मूल कर्तव्यों के संबंध में उपबंध किए गए हैं। तो वर्तमान में भारत में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है?
तो आप जानते हैं राष्ट्रपति को। और संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। अगला प्रश्न है दोस्तों, धन विधेयक कहाँ पुरस्स्थापित किया जाता है? आसान सा प्रश्न है। तो धन विधेयक केवल लोकसभा में पुरस्स्थापित किया जाता है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद धन विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष के प्रमाण पत्र के साथ राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को न तो अस्वीकार कर सकती है और न ही उसमें संशोधन कर सकती है। विधेयक की प्राप्ति के दिन से 14 दिन की अवधि के भीतर लोकसभा में इसे भेजना अनिवार्य होता है। और आप जान लीजिए, संविधान के अनुच्छेद 110(1) के अनुसार इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा यदि उसमें किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन, भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने का या कोई प्रत्याभूति देने का विनियमन, या फिर आप जान लीजिए भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन जमा करना या उसमें से निकालना, भारत की संचित निधि से धन निकालना, किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना, और भारत की संचित निधि या भारत के लोक लेखे मुद्दे धन प्राप्त करना, ऐसे धन की अभिरक्षा या उसका निर्गमन अथवा संघ या राज्य के लेखाओं की संपरीक्षा, ये सभी जो है धन विधेयक के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो ये है कुल स्थानों का 1/3। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कुल स्थानों का 1/3 है। और आप जान लीजिए, अनुच्छेद 243 घ के खंड 1 के अनुसार प्रत्येक पंचायत में खंड 2 के अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम 1/3 स्थान, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या है, ये स्त्रियों के लिए आरक्षित होंगे। और ऐसे स्थान किसी पंचायत से भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रीय क्रम में यानी साइक्लिक क्रम में आवंटित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, धारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, औद्योगिक संसाधन या सामाजिक संसाधन? तो सही उत्तर है प्राकृतिक संसाधन। दोस्तों, धारणीय विकास या संपोषणी विकास की अवधारणा ये बताती है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस प्रकार किया जाए कि वो अगली पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित रहें। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? ग्रामीण महिला अधिकारों से, ग्रामीण वृद्धजनों की देखभाल से, ग्रामीण बैंकिंग से या ग्रामीण खाद्य सुरक्षा से? तो सही उत्तर है ग्रामीण बैंकिंग से। दोस्तों, वित्तीय समावेशन या फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए भारत में प्रारंभ की गई स्वाभिमान योजना का संबंध ग्रामीण बैंकिंग जो क्षेत्र है या ग्रामीण बैंकिंग में लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है? देखिए, मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या औद्योगिक वस्तुओं का मूल्य सूचकांक? तो सही उत्तर है थोक मूल्य सूचकांक। दोस्तों, थोक मूल्य सूचकांक एक मूल्य सूचकांक है जो चुनी हुई वस्तुओं के सामूहिक औसत मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है और भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का ये सबसे प्रचलित माप है। अगला प्रश्न है, भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? आपको बताना है। तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। और आप जान लीजिए कि रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसके प्रमुख कार्यों में नोटों का निर्गमन, विदेशी विनिमय का संचय, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य और सरकार के बैंक के रूप में कार्य करना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है कैसे? आयाम, तरंगदैर्घ्य, तीव्रता या वेग? तो सही उत्तर है प्रकाश का रंग दोस्तों उसके तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है। जिस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और जिस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है उस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। सूर्य के प्रकाश में बैगनी रंग जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक, और लाल रंग जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है।
अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया है कि 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विजय केलकर थे। और विजय केलकर दोस्तों, ये 1 अप्रैल 2010 से शुरू होने वाले 5 वर्षों के लिए, 1 अप्रैल 2010 से 2015 तक के लिए ये वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है नियुक्त किए गए थे। और आप जान लीजिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने डॉक्टर विजय केलकर की अध्यक्षता में 13वें वित्त आयोग का गठन किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, लेजर एक उपकरण है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है स्वतः विकिरण, वर्ण विक्षेपित विकिरण, प्रकीर्ण वितरण या उद्दीप्त विकिरण। तो सही उत्तर है उद्दीप्त विकिरण। लेजर का फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, और इसका अर्थ है विकिरण के प्रेरित उत्सर्जन से प्रकाश परिवर्धन, यानी प्रकाश तरंगों पर आधारित लेजर ऐसी युक्ति है जिसमें विकिरण के प्रेरित उत्सर्जन द्वारा एक वर्णी प्रकाश प्राप्त किया जाता है। और आप जान लीजिए, इसका जो आविष्कार है, ऐसे तो देखा जाए सबसे पहले 1917 में आइंस्टीन द्वारा इस सिद्धांत की चर्चा की गई थी, लेकिन 1960 में अमेरिका के थियोडोर एच मैमन के द्वारा लेजर की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है, जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है? तो याद रखिएगा, जब बर्फ पिघलती है तो आयतन घटता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पर्णहरिम या क्लोरोफिल निम्नलिखित में से इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा, तांबा, मैग्नीशियम या मैग्नीज। तो सही उत्तर है मैग्नीशियम। पर्णहरित क्लोरोफिल की सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपने भोज्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। क्लोरोफिल का गठन कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम तत्वों से होता है। और पर्णहरित वर्णक मुख्यतः हरित लवक नामक पादप कोशिकांग में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पर्णहरित बहुत ही आवश्यक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? चंद्र प्रभसूर्य, हरि विजय सूर्य, पुष्पदंत या यशोभद्र। तो सही उत्तर है हरि विजय सूर्य। दोस्तों देखिए, अकबर हिंदू धर्म से सर्वाधिक प्रभावित था। अकबर ने वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ को गोकुल और जैतपुरा की जागीर दी थी। अकबर ने जैन धर्म के आचार्य हरिविजय सूर्य को जगत गुरु और जिन चंद्र सूर्य को युग प्रधान की उपाधि दी थी। अकबर ने पारसी धर्म के पुरोहित दस्तूर मेहर जी राणा को जीवन निर्वाह के लिए 200 बीघा जमीन दी और उसी के प्रभाव के कारण अपने दरबार में 24 घंटे अग्नि प्रज्वलित करने का आदेश दिया था। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अकबर द्वितीय ने। याद रखिएगा दोस्तों, अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। और राम मोहन राय को भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत माना जाता है। इन्होंने समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का समर्थन किया था। और 1850 में मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा। और राय को इंग्लैंड के सम्राट से मुगल बादशाह से मिलने वाली पेंशन बढ़ाने पर चर्चा करनी थी। लेकिन यहीं पर ब्रिस्टल में 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युग दूत की उपाधि से जो है सम्मानित किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन आंदोलनों में महिलाओं को घर की चहारदीवारी से बाहर निकाला? तो देखिए, स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सही उत्तर हो जाएगा ये सभी, यानी 1, 2, 3, 4। दोस्तों आप जान लीजिए कि ये सभी आंदोलन जो थे उसमें महिलाओं की सक्रिय भागीदारी रही। सबसे पहले 1905 में स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं की घर की चहारदीवारी से बाहर निकालने का कार्य किया था। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 या इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो सही उत्तर है 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट।
दोस्तों 1861 के भारत शासन अधिनियम में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई और गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति दी गई। और भारत के संवैधानिक इतिहास में ये अधिनियम एक युग प्रवर्तक था, क्योंकि इसने भारत की शासन व्यवस्था के साथ भारतीयों को संबद्ध करने, वायसराय को अधिकार प्रदान किया। जबकि 1833 के चार्टर एक्ट में ये व्यवस्था की गई थी कि कंपनी जो है किसी भी भारतीय को उसके धर्म, जन्मस्थान, जाति और रंग के आधार पर जो है किसी पद पर नियुक्ति से वंचित नहीं करेगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो सही उत्तर है अनाईमुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जिसकी ऊंचाई 2696 मीटर है। ये अन्नामलाई की पहाड़ी श्रेणी में स्थित है। अनाईमुडी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है और यहाँ से 3 पहाड़ी श्रृंखलाएं 3 दिशाओं में जाती हैं। दक्षिण की ओर इलायची यानी कार्डमम पहाड़ियाँ, उत्तर की ओर अन्नामलाई पहाड़ियाँ और उत्तर पूर्व की ओर पालनी पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। नांगल बांध सतलज नदी बिल्कुल सही सुमेलित है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी सही सुमेलित है। नागार्जुन सागर गोदावरी नदी ये आपका सही सुमेलित नहीं है। हीराकुंड बांध महानदी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? नागार्जुन सागर बांध दोस्तों ये कृष्णा नदी पर है, न कि गोदावरी नदी। तो ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या ओडिशा? तो सही उत्तर है ओडिशा। दोस्तों प्रमुख खनिज उत्पादक मैग्नीज उत्पादन में ओडिशा जो है शीर्ष पर है। अगला प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 होता है? तो आप जान लीजिए शुद्ध पानी और उदासीन विलयन दोनों का पीएच मान 7 के बराबर होता है। और जो 7 पीएच मान होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन इसको कहते हैं, ये उदासीन या न्यूट्रल जो होता है उसको जो है 7 पीएच मान का कहते हैं। 7 से कम वाले पीएच मान को अम्लीय यानी एसिडिक और 7 से अधिक पीएच मान को क्षारीय कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डीएनए की खोज किसने की? आपको बताना है। तो उत्तर है जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की खोज की थी। और आप जान लीजिए डॉक्टर जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, MHF विल्किंस और फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की थी। वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा 1953 में डीएनए की पहचान की थी और सबसे पहले 1869 में स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिक्सचर ने डीएनए की खोज की थी। लेकिन यहाँ पर आप जान लीजिए कि आपका जो ऐसे अगर जो डीएनए की द्विसूत्री मॉडल जो उसका है उसकी खोज जेम्स वाटसन और क्रिक के द्वारा की गई थी। लेकिन ऐसे फ्रेडरिक मिक्सचर ने डीएनए की खोज 1869 में ही की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है कौन? तो सही उत्तर है शरीर का तापक्रम जो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और आप जान लीजिए दोस्तों मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सामान्य तापक्रम नियंत्रण की जैविक प्रणाली कार्य करती है और मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस जो होता है ये शरीर के तापमान नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, विद्युत मोटर में। तो विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? याद रखिएगा, विद्युत मोटर के द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, जबकि डायनेमो जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जबकि इसके विपरीत विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा
आरओ यानी समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी तथा अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपीपीसीएस द्वारा आयोजित परीक्षाओं के साथ विभिन्न अध्यापक भर्ती परीक्षाओं जैसे यूपी टेट, सी टेट आदि के सामाजिक विज्ञान खंड के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हमने सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के जो है महत्वपूर्ण तथ्यों पर आधारित बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व किया है, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड की तैयारी और रिवीजन के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।